50 क्वेश्चन का अध्ययन पहले कर चुके थे और आज फिर हमारी इसमें अध्ययन करेंगे। हमारा प्रश्न हमारे इसमें 51वां प्रश्न है और आज का पहला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखो कथन दे रखे हैं और उसमें पूछ रहा है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। पहला कथन क्या दे रखा है कि चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक हंट। बिल्कुल सही बात है कि चिंतन स्तर तीन प्रकार के शिक्षण स्तर होते हैं। तीन, एक होता है स्मृति स्तर वाला, एक होता है बोध स्तर वाला और एक होता है चिंतन स्तर वाला। जो स्मृति है उसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? हर्बर्ट को माना जाता है स्मृति वाले का। बोध वाला का मॉरिसन को माना जाता है और जो हंट है और ये हंट वाले इसको चिंतन वाले को हंट को माना जाता है। ये बात तो सही है, ये ऑप्शन सही है। बी कह रहा है चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिमानों का प्रारूप अध्ययन 4 सोपानों। बिल्कुल सही बात है। चिंतन स्तर में 4 किया गया, जबकि जो स्मृति स्तर है और जो बोध स्तर दोनों में 5-5 है, लेकिन चिंतन वाले में 4 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। 51 में सी उत्तर सही है। पूर्ण विचारवान स्वतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है? पूर्ण विचारवान स्वतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है? देखो पूर्ण विचारवान, देखो उसमें तो स्मृति में केवल याद करेगा, बोध उसमें समझता है, लेकिन विचारवान कब बनता है? जब उसको चिंतन करता है, वो खुद सोचता, खुद उसका अर्थ निकालता है, तो आदमी उसका क्या कर जाएगा? विचारवान बनेगा। तो 52 का उत्तर होना चाहिए सी। 52 में सी, बिल्कुल सी उत्तर सही है। शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षकों को योग्य, अनुभवी विषय व क्रिया विशेषज्ञ प्रभावशाली होना चाहिए? देखो क्या कह रहा है कि किस स्तर पर शिक्षक योग्य, अनुभवी विषय व क्रिया विशेषज्ञ की प्रभावशालीता होना चाहिए? कौन से वाले में? तो ये हो गया चिंतन स्तर। चिंतन वही आदमी कर सकता है, वही आदमी प्रयोग करवा सकता है या वही आदमी चिंतन करवा सकता है जो उस विषय का क्या होगा? विशेषज्ञ होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही है। चिंतन स्तर, केवल चिंतन स्तर, ठीक है, केवल चिंतन स्तर का ही इसके लिए बहुत अनुभव जरूरी है। शिक्षण के निम्नलिखित स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। किस स्तर पर छात्र? तो कल्पना शक्ति किस तरह बढ़ाएगा? तो चिंतन स्तर आएगा। तो ऑप्शन नंबर चिंतन स्तर में स्मृति स्तर या बोध स्तर, इसका चिंतन स्तर होना चाहिए। तो चिंतन स्तर बिल्कुल केवल ऑप्शन नंबर 1 होता है। वाद विवाद विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है? वाद विवाद विचार विमर्श किस प्रकार के वाद विवाद और विचार? अब देखो चिंतन करेगा तो चिंतन करने में आदमी का गलती हो जाती है। तो वाद विवाद को किसी चीज़ पे एक दूसरे से आपस में बातचीत करेगा तो उसका वाद विवाद करे तो उस आदमी को सोचने की शक्ति बढ़ती है, चिंतन करता है। तो वाद विवाद और विचार चिंतन स्तर में होता है। केवल ऑप्शन नंबर बी, 55वां में केवल बी आएगा, ठीक है। 56वां क्या कह रहा है? चिंतन स्तर पर शिक्षण केंद्रित होता है। चिंतन स्तर पर शिक्षण केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है इसमें? कौन सा सही है? जो 3 ऑप्शन देगा, समस्या केंद्रित बिल्कुल सही बात है, आलोचना दृष्टिकोण वाला बिल्कुल ही सही है, सृजनात्मक बिल्कुल तीनों ही बात इसमें सही है कि समस्या केंद्रित होता है चिंतन वाला स्तर वाला, आलोचनात्मक होता है और सृजनात्मक क्षमता विकास, तीनों ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से कौन सा चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है? ऐसा कौन सा इसका सोपान नहीं है चिंतन स्तर वाले का? 3 तो है, 1 नहीं है। चिंतन शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है। कौन सा नहीं है? सामाजिक प्रणाली बिल्कुल आती है, सामाजिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, संरचना और मूल्यांकन। देखो राजनीतिक प्रणाली नहीं होती चिंतन स्तर वाले में, सामाजिक होता है और मूल्यांकन में तो क्या हो जाएगा? तो इसमें देखो चिंतन किया जाता है, सामाजिक बातों पे किया जाता है, उसका मूल्यांकन भी किया जाता है, उसके अंदर संरचना प्रणाली, लेकिन राजनीतिक प्रणाली इसके अंदर शामिल नहीं होती। 57 बी उत्तर सही है। चिंतन स्तर पर शिक्षण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया जा सकता है। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए किस बात का सुझाव दिया जा सकता है? चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए किस बात का सुझाव दिया जा सकता है? कि प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण किया जाए, विद्यार्थी का आकांक्षा स्तर ऊंचा हो, छात्रों में सहानुभूति, प्रेम तथा संवेदनशीलता होनी चाहिए। देखो तो चिंतन स्तर के शिक्षण कराने के लिए हमें सुझाव दे सकते हैं कि उसका एक तो प्रत्येक संबंधित सोपान का कि हर सोपान का अनुसार, हर सोपान के अनुसार शिक्षण कराया जाना, ये बात सही है। विद्यार्थियों का आकांक्षा जो उनको प्राप्त करने की इच्छा बहुत ऊंची होनी चाहिए, छात्रों में सहानुभूति, प्रेम तथा संवेदना, ये तीनों ही बातें सही है कि जब तीनों बातें सही होती है तो चिंतन स्तर शिक्षण किया जाता है। तो 58 में डी से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है? इन कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का अंग माना जाता है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का अंग माना जाता है। पाठ्यचर्या कुछ नियमों तक सीमित है, जबकि पाठ्यक्रम की कोई सीमा नहीं होती। पाठ्यचर्या निर्देशों के अनुसार काम करती है। पाठ्यचर्या एक प्रकार का अनुभव है जो पूरी
शिक्षा के दौरान विद्यार्थी को मिलता है। बिल्कुल देखो, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का अंग माना, ये बात बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या को पाठ्यक्रम का ही अंग माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये तो सही है। पाठ्यचर्या कुछ नियमों तक सीमित है, जबकि पाठ्यक्रम की कोई, पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तार होता है और पाठ्यचर्या का क्षेत्र का सीमित होता है, तो ये बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या निर्देशों के अनुसार ही काम करती है, पाठ्यचर्या में जो निर्देश दिए गए उसी के अनुसार पाठ्यचर्या काम करती है, ये बात बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या एक प्रकार का अनुभव जो पूरी शिक्षा दौरान विद्यार्थी मिलता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो जो 59वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी सी इसका उत्तर सही है। कैसे सी सही है? अब देखो, शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य पढ़े थे, उस उद्देश्य से संबंधित प्रश्न है कि शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शामिल नहीं है। देखो, शिक्षण का जो निर्देशात्मक उद्देश्य वर्गीकरण किस विद्वान ने नहीं किया, तो किसने नहीं किया था? तो देखो, ब्लूम ने शिक्षण निर्देशों में बिल्कुल वर्गीकरण किया, गैनी ने भी किया था, और ग्रिस का वर्णन, गैनी और ग्रिस का वर्णन और ब्लूम का, लेकिन प्लेक्सनेसर का वर्गीकरण कहीं नहीं मिलता है। ब्लूम ने भी किया था और गैने का भी किया था और ग्रिक्स का भी किया था, लेकिन प्लेक्सनेसर ने शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण नहीं किया था। निम्न में से कौन सा ब्लूम के शिक्षण का अनुदेशात्मक उद्देश्य में शामिल है? ब्लूम ने जो शिक्षण के उद्देश्य बताए उनमें कौन सा शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका शामिल है ज्ञानात्मक क्षेत्र, बिल्कुल ज्ञानात्मक क्षेत्र है इसका शामिल है। भावात्मक और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, तीनों क्षेत्र शामिल है। ज्ञान, भाव और मनोसंचालित हो गया, ज्ञान क्षेत्र संबंधित और भावना से संबंधित, तो तीनों इसमें बातें शामिल है। किसका? ब्लूम में ज्ञान, भाव और मनो तीनों शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर 61वां में डी सही है। 62वां प्रश्न क्या कह रहा है? ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित है, जिसे कई स्तरों में विभाजित किया गया है। इनमें से कौन सा स्तर इसमें शामिल नहीं है? कौन सा स्तर इसमें शामिल नहीं है? ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित है, जिसे कई स्तरों पर विभाजित किया गया। इनमें से कौन सा स्तर इसमें शामिल नहीं है? ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में कौन सा स्तर शामिल नहीं है? तो परिशुद्धता इसमें शामिल नहीं है। परिशुद्धता क्या नहीं है? परिशुद्धता इसमें शामिल नहीं, और सब शामिल है। विश्लेषण इसमें शामिल है, संश्लेषण भी और मूल्यांकन। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का जो बौद्धिक क्षमता का विकास का विश्लेषण किया जाता है, उसका संश्लेषण किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन उस परिशुद्ध एक शुद्ध करके फिर दोबारा शुद्ध नहीं किया जाता, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसमें शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, और तो सुमेलित है, लेकिन इसमें एक उत्तर है वो सुमेलित नहीं है। ए और भ, देखो कौन सा सुमेलित? आग्रहण। आग्रहण का अर्थ होता है आग्रहण का सुनने की इच्छा, बिल्कुल आग्रहण, और ग्रहण करें, और तू सुन मेरी बात हो तू ग्रहण कर, तो ये बात बिल्कुल सही है, एक को बिल्कुल मिला हुआ है। निरूपण का अर्थ होता है अंतर करना या अभिव्यक्ति। निरूपण अपनी बात को बाहर निकाल दे, निरूपण कर दे, दूसरा को समझा दे, अभिव्यक्त कर दे, अंतर कर ले, तो ये बात बिल्कुल सही है। अंतर करना या अभिव्यक्त करना निरूपण से संबंधित हो गया। प्रतिक्रिया मैंने सहभागिता की इच्छा। प्रतिक्रिया बिल्कुल, प्रतिक्रिया का अर्थ होता है सहभागिता की इच्छा, बिल्कुल प्रतिक्रिया है। तेरी क्रिया, मैंने जो काम किया उसके प्रतिक्रिया क्या है, तो इसमें सहभागिता देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, तेरी प्रतिक्रिया क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी प्रतिक्रिया होता है सही, बिल्कुल सही है। आकलन का अर्थ होता है मिलान, आकलन का अर्थ मिलान नहीं होता, आकलन उसको परिणाम निकाला, उसका रिजल्ट निकाला होता है, आकलन मिलान करना नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी इसका उत्तर गलत है, डी नहीं है। 63वां डी सही है, उत्तर इसका डी सही है। निम्न में से कौन सा मनोसंचालित ज्ञान का स्तर नहीं? मन से चलने वाले ज्ञान का शामिल कौन सी चीज़? प्रतिरूपता, परिशुद्धता, प्रकटीकरण और अस्पष्टता, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? देखो, प्रतिरूपता, परिशुद्धता और प्रकटीकरण, तीनों चीज़ एक है। प्रतिरूपता, परिशुद्धता और प्रकटीकरण तीनों मन से चलते हैं, लेकिन अस्पष्टता ये मन से नहीं चलता, अस्पष्टता ये मन से नहीं चलता है, और तीनों मन से चलने वाले, मन से संचालित होने वाली क्रिया है प्रतिरूपता, परिशुद्धता और प्रतिरूप। निम्न में से कौन सा एंडरसन और कर्तुल द्वारा बताए गए ज्ञान के आयामों में शामिल है? तो देखो, एंडरसन और कर्तुल ने बताया था, कौन सा ज्ञान बताया था एंडरसन कर्तुल ने? तो एंडरसन और कर्तुल ने कौन सा ज्ञान बताया था? एंडरसन कर्तुल ने ज्ञान बताया था तीनों ज्ञान। प्रक्रियात्मक ज्ञान बिल्कुल एंडरसन ने और कर्तुल ने बताया था, तथ्यात्मक ज्ञान बताया था, और मैग्नानिटिव ज्ञान भी बताया। तीनों ही ज्ञान इसने बताया था, किसने? एंडरसन और कर्तुल ने। कौन कौन से? प्रक्रियात्मक ज्ञान बताया, तथ्यात्मक ज्ञान बताया, और मेटागिनिटिव ज्ञान भी इन्हें बताया था। मेटागिनिटिव ज्ञान, 3 प्रकार के ज्ञान बताए, किसने? एंडरसन और कर्तुल ने। गैने में ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण उद्देश्य को अनेक स्तरों पर विभाजित किया गया। क्या कह रहे हैं? गैने में ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण उद्देश्य को अनेक स्तरों पर विभाजित किया गया। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा इसमें नहीं आता और कौन से आते हैं? तो कौन सा? मनोदृष्टि,
इसमें मनोदृष्टि बिल्कुल शामिल है, बौद्धिक कौशल है, ज्ञानात्मक रणनीति, अर्थ कौशल, कार्य साधन इसमें शामिल नहीं है। मनोदृष्टि इसमें शामिल बिल्कुल होती है, मनोदृष्टि में शामिल होती है, बौद्धिक कौशल होता है, ज्ञानात्मक रणनीति होती है, लेकिन अर्थ कौशल या कार्य साधन इसमें शामिल नहीं है। अर्थ कौशल या कार्य साधन इसमें शामिल नहीं है। तो 66वां में डी उत्तर सही है। शिक्षण की विशेषताएं, आधारभूत आवश्यकताएं या मूल अपेक्षाएं क्या है? शिक्षण की विशेषताएं, आधारभूत आवश्यकताएं और जो मूल अपेक्षाएं किसकी क्या है? 67वां प्रश्न देखो क्या कह रहा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षण एक व्यवसाय क्रिया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन ऐसा था? शिक्षण एक व्यवसाय क्रिया। देखो आजकल शिक्षण क्या है? व्यवसाय क्रिया होगी, बिल्कुल। आदमी से क्या अपना व्यवसाय चला रहा है तो व्यवसाय क्रिया तो होगी, बिल्कुल सही है। शिक्षण शिक्षक के परिश्रम का परिणाम है। ये बात कि शिक्षण का जब अध्यापक खुद पढ़ता है, खुद अध्ययन करता है, उसके बाद में पढ़ाता तो उसने परिश्रम किया, तो परिश्रम का परिणाम, ये बात सही है। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का अभाव होता है, ये बात गलत है। कि शिक्षण में बिना संप्रेषण यानी बिना एक दूसरे की बातों को समझे बिना आदमी संप्रेषण बिना बातचीत के नहीं, एक दूसरे बातचीत के बिना नहीं पढ़ाया जा सकता। तो संप्रेषण कौशल का तो इसमें अभाव होना ही नहीं है शिक्षण में, तो बिल्कुल गलत बात है। शिक्षण द्वारा बौद्धिक चरित्र का निर्माण, बिल्कुल चरित्र का निर्माण होता है, बुद्धि का चरित्र का निर्माण होता है, बुद्धि का विकास होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो उसको तीसरा ऑप्शन है एक गलत है, तो 67 उत्तर सी आएगा। निम्न में से कौन सा एक शिक्षण की विशेषता नहीं है? एक विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? शिक्षण का अवलोकन वैज्ञानिक ढंग से होता है। शिक्षण का अवलोकन वैज्ञानिक ढंग से होता है, ये बात तो सही है। कि शिक्षण का जो अवलोकन जो आपने पढ़ाया उसका वैज्ञानिक ढंग से होता है, ये बात सही है। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का आधिपत्य होता है। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का आधिपत्य होता है, बिल्कुल सही बात है। आधिपत्य होता है, एक बात है कि शिक्षण में संप्रेषण होता है। शिक्षण में अनुदेशनात्मक विविधता को प्रभावी मिश्रण माना जाता है। शिक्षण में अनुदेशनात्मक को प्रभावी मिश्रण, ये बात बिल्कुल सही। शिक्षण में शिक्षक का परिश्रम मायने नहीं रखता। देखो परिश्रम तो शिक्षक का मायने रखता है, ये बात तो सीधा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। शिक्षण प्रक्रिया निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की, विद्यार्थी की, पाठ्यक्रम। देखो शिक्षण में अध्यापक भी होना जरूरी है, बच्चे भी होना जरूरी है, पाठ्यक्रम जब तो अध्ययन करेगा तो ये तीनों चीज़ इसमें शामिल होनी चाहिए। तो तीनों बिल्कुल 69वां में डी ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल होते हैं। शिक्षण की मूलभूत आवश्यकता में क्या चीज़ शामिल होते हैं? शिक्षण की मूलभूत आवश्यकता में देखो शिक्षण कौशल और शिक्षण का वातावरण। देखो एक तो क्या स्कूल होनी चाहिए, शिक्षण कराने का वातावरण होना चाहिए जहाँ बच्चे को पढ़ा सके, तो ये बात होनी चाहिए। और उस अध्यापक को पढ़ाना आना चाहिए। ये अध्यापक को पढ़ाना आएगा नहीं, कौशल उसका है नहीं, पढ़ाना जानता नहीं, तो अध्ययन नहीं कर, शिक्षण नहीं कर सकता। तो दोनों ही चीज़ें इसमें जरूरी है। तो 17वां में सी सही है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। स्वामी जब विवेकानंद हमारे, उस विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? अपने निजी हितों को परित्याग कर दूसरों की सेवा पर, अपने निजी हितों को परित्याग कर दूसरों की सेवा पर नहीं। उसका व्यवसाय प्रशिक्षण और सृजनात्मक नहीं, उसका अपने कार्य के प्रति संकीर्ण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना हो, तो ही शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। ये विवेकानंद का कहना था। तो ऑप्शन नंबर इसका 71वां में सी हो, 71वां में सी तो नहीं होगा। और उसका विषय पर अधिकार विद्यार्थियों को नियंत्रण करने की क्षमता। ये देखो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। शिक्षक की सफलता कब, क्या कह रहा है कि शिक्षक कब सफल होगा, उसकी सफलता किस बात पर निर्भर करती है? अध्यापक को पढ़ाना आना चाहिए अच्छी तरह से, उसको शिक्षण कौशल आना चाहिए, उसको जो व्यवसाय संबंधी उसको प्रशिक्षण मिला होना चाहिए, और उसका प्रशिक्षण कैसा सर्जनात्मक निर्माण करने वाला यानी छात्रों के अंदर पढ़ने की रुचि पैदा करने वाला होना चाहिए। तो अपने आप तो उसकी सफलता इसी पर निर्भर करती है। इसलिए 71वां में ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही है। 71वां का बी बिल्कुल सही है। 72वां निम्न में से कौन से शैक्षणिक सिद्धांत के पहलू है? शैक्षणिक सिद्धांत के पहलू कौन से है? देखो शैक्षणिक सिद्धांत के पहलू सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दोनों ही पहलू होते हैं। सामान्य भी और मनोविज्ञान दोनों शैक्षणिक सिद्धांत के पहलू है। सामान्य सिद्धांत और मनोविज्ञान सिद्धांत बिल्कुल दोनों सही है। 72वां में सी सही है। 73वां में निम्न में से शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में शामिल नहीं है। सामान्य सिद्धांत में शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में क्या सब? रुचि पैदा करने का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखना सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अभ्यास सिद्धांत, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? किस सिद्धांत में? सामान्य। देखो सामान्य में रुचि होती है, क्रिया होती है, प्रेरणा होती है, लेकिन इसमें सामान्य सिद्धांतों में अभ्यास नहीं होता। अभ्यास किसमें आता है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञानों ने खोज की अभ्यास की बार शिक्षा। रुचि पैदा सामान्य सिद्धांत में, क्रिया द्वारा भी है, प्रेरणा भी। रुचि और प्रेरणा दोनों एक ही हो गई, क्रिया हो गया, लेकिन इसमें अभ्यास नहीं है। अभ्यास आता है मनोवैज्ञानिक में। निम्न में से कौन सा एक शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में शामिल है? शिक्षण के अभी प्रेरणा बिल्कुल है सामान्य सिद्धांत में शामिल, लेकिन
अभिप्रेरणा, तो प्रेरणा तो शामिल होती है, और अभिप्रेरणा प्रेरणा तो इसमें शामिल होती है, लेकिन अभिप्रेरणा मनोविज्ञान में आता। प्रबलन का सिद्धांत ये भी मनोविज्ञान में आता। नियोजन का सिद्धांत अभ्यास करता भी पढ़ा था, मनोविज्ञान में आता। लेकिन नियोजन का सिद्धांत वो रुचि में आता। रुचि सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और प्रेरणा का सिद्धांत और क्रियादर्शी सिद्धांत ये सामान्य सिद्धांत में आते हैं। लेकिन अभिप्रेरणा मनोविज्ञान में आता, प्रबलन मनोविज्ञान में आता है, और अभ्यास ये मनोविज्ञान में आता है। तो नियोजन का सिद्धांत है वो सामान्य सिद्धांत में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी, 74वां में ऑप्शन नंबर सी सही है। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत किसमें शिक्षण में अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना या जारी रखना आदि होता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत में। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत किसमें शिक्षण में अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना या जारी रखना आदि होता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत में। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही, इसमें अभिप्रेरणा के सिद्धांत में चीज़ होती है। 76वां प्रश्न क्या कह रहा है? 76वां प्रश्न कह रहा है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाए? देखो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दो है, सामान्य सिद्धांत और मनोविज्ञान। अब इन सिद्धांतों के अंदर भी आता है, तो मनोविज्ञान सिद्धांत के अंदर कौन है? जिसको ज्ञान को स्थायी बनाने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ज्ञान को स्थायी बनाया जाता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? ज्ञान को स्थायी बनाया जाता है तो वह इंद्रियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत है। सहानुभूति के माध्यम से ज्ञान स्थायी नहीं होता है, उपचारात्मक शिक्षण नहीं होता, बल्कि इंद्रिय अपने जो सोच रही स्थिति उनको पूरी तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जाए तो ये ज्ञान स्थायी बनाया जाएगा, ये मनोवैज्ञानिकों का कहना है। तो बिल्कुल इसमें ऑप्शन नंबर सी, 76वां में सी सही है। 77वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षक द्वारा अपनी कमियों गलतियों की पहचान करने और समस्या के उचित समाधान हेतु कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है? यानी शिक्षक अपनी कमियों को और गलतियों को पहचान करे और फिर उस समस्या का समाधान लिए कौन सा सिद्धांत लाया जाता है? तो अभिप्रेरणा, बिल्कुल अभिप्रेरणा नहीं लाया जाते, अभ्यास नहीं, बल्कि उपचार मतलब समस्या का समाधान करना। उपचार कर दिया तो उपचार अपने आप समझ में आ गया, उपचार बिल्कुल सीधा बात है। तो उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत 77वां में ऑप्शन नंबर सी सही है। 78वां प्रश्न क्या है? शिक्षण कार्य के उत्तम समाधान हेतु किस ज्ञान की महती आवश्यकता होती है? शिक्षण कार्य के उत्तम समाधान लिए किस ज्ञान की आवश्यकता होती है? शैक्षणिक सिद्धांत की, शिक्षण सत्र की, प्रेरणा की, अधिगम शैक्षणिक आयाम की। तो शिक्षण कार्य को उत्तम संपादन के लिए शिक्षण सत्र के उसको पता होना चाहिए कि कौन सा सत्र में क्या पढ़ाना, तो ही उसका कार्य अच्छी तरह संपादन होगा, अच्छी तरह से समय पे पूरा होगा। उसको सत्र का पता होना चाहिए कितने समय का मार्ग, जैसे कक्षा में कोई जाने वाला पीरियड पता है कि मुझे 40 मिनट में अपने पूरा पाठ करना, तो उस शिक्षण सत्र का पता होना चाहिए। 78वां में क्या हो गया? बी, किस शिक्षण सूत्र में शिक्षक पूर्व में दिए गए ज्ञान का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य करता है? पूर्व में दिए गए ज्ञान का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य करता है। तो सरल से जटिल की ओर नहीं आता, स्थूल सूक्ष्म की, ज्ञात से अज्ञात। पूर्व ज्ञान हो गया, ज्ञात पहले से ये जानकारी थी, अब उसको जो जानकारी वो पढ़ाना, तो ज्ञात से अज्ञात हो गया। 79वां ऑप्शन नंबर सी सही है। 79वां सी सही है। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन रेमंड ने दिया था। किसका कथन है? रेमंड कथन है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये रेमंड है। किसका कथन था? रेमंड का, यानी सूत्र पथ प्रदर्शन वाला हो गया, तो पथ प्रदर्शन को अगर रेमंड करेगा, रेमंड दोबारा मंड है, रेमंड वानी दोबारा मंडा, उसका पथ प्रदर्शन कर दिया, तो 80वां में सी हो जाएगा। 80 में क्या हो जाएगा? सी। 81% क्या कह रहा है कि शिक्षण के विविध सूत्र कौन से है? सरल से जटिल बिल्कुल शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात बिल्कुल है, स्थूल से सूक्ष्म बिल्कुल है, यानी तीनों सूत्र है। तो 81 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शिक्षण व्यवस्था का भाग है। प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम, जो प्रौढ़ शिक्षण होता है ये किस में आता है? तो प्रौढ़ शिक्षण किस में आएगा? औपचारिक शिक्षण व्यवस्था नहीं आएगा, प्रगतिशील भी नहीं आएगा। देखो, प्रौढ़ क्या होता है? तो बूढ़ों को पढ़ाया जाता है, बूढ़े लोग स्कूल थोड़ी जाते हैं, तो इसमें तो आएगा नहीं। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा दो होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, तो ये अनौपचारिक में आता है। प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम किस में आता है? अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था में आता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। 83 प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन कर रहा है? औपचारिक शिक्षण व्यवस्था नियमों से प्रतिबंधित होती है। बिल्कुल, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था नियमों से प्रतिबंधित होती है, बिल्कुल सही बात है, नियमों से प्रतिबंधित होती है। औपचारिक की विद्यालय में सब उनका नियम बने होते हैं, आपके समय आना, इस समय जाना, बिल्कुल नियम होते हैं। अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था औपचारिक शिक्षण व्यवस्था की तुलना में स्वतंत्र पद्धति, बिल्कुल अनौपचारिक औपचारिक का लाभ
स्वतंत्र होती है। बिल्कुल आजकल शिक्षण के समावेशी रूप में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल तीनों बात सही है। तो 83 में ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिगम का तात्पर्य, अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है देखो सीखना, गमन, बोलना, दोना। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीधा स्पष्ट होता है अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम के प्रमुख घटकों में शामिल है अधिगम के प्रमुख घटकों में क्या क्या शामिल है? अध्यापक भी आता है, विद्यार्थी आता, विषय वस्तु तीनों ही शामिल होती है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत क्या चलता? पीना, जीन पियाजे। जीवन पर्यंत क्या चलेगा? जीन पियाजे परिभाषा होगी। कथन किस विद्वान का? कि हमेशा जीन होता है ना आदमी, जो जीवन भर जीन नहीं होता आदमी जिएगा नहीं। अच्छा याद करेंगे कि जीन है ही नहीं व्यक्ति में, तो जीवन नहीं रहेगा, तो जीवन पर्यंत चलेगा अधिगम। ये बात कर रहा है जीन पियाजे। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को सीखना अधिगम कहते हैं। ये कहते हैं गेट्स, यानी गेट अब क्या, मान लो कोई दरवाजा जो खुलता नहीं था, ऐसा कोई दरवाजा है जो किसी को दिखता नहीं था, वो खुलता नहीं था, उसको किसी को पता नहीं था, लेकिन आपको अनुभव हो गया तो गेट क्या हो गया? खुल गया। तो ये हो गया गेट से, कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को सीखना अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? गेट सिंह दी। तो 87 ऑप्शन नंबर डी से सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान व व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। ये कथन किस विद्वान का है? सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन किस विद्वान का? क्रो एंड क्रो। आदत, ज्ञान और व्यवहार, ये देखो गेट्स ने क्या कह दिया? अनुभव के माध्यम से। जीन पियाजे ने क्या कह दिया? कि जीवन पर्यंत। तो क्रो एंड क्रो इसका बनेगा कौन? क्रो एंड क्रो। आदत, ज्ञान, आदत किसकी? कवि की आदत बेकार होती है, कवि की आदत बेकार होती है तो आदत हो जाएगा, तो क्रो एंड क्रो। 88 में सी। अधिगम की विशेषता में कौन सा एक शामिल नहीं है? अधिगम की विशेषता में एक शामिल नहीं है, वो कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की विशेषता में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की विशेषता में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम से सकारात्मक विकास को बिल्कुल बात सकारात्मक बिल्कुल मिलता है, ये सही है। अधिगम के जीवन के प्रत्येक पशु प्रभावित, बिल्कुल सही है। अधिगम सृजनशीलता में बाधा, बिल्कुल गलत बात है। बाधा नहीं, अधिगम से सृजनशीलता बढ़ती है, तो ये बात तो सही होती है, लेकिन बाधा पड़ती है, बात बिल्कुल गलत है। तो 89 ऑप्शन नंबर सी गलत है। अधिगम हमेशा किस क्रम का पालन करता है? अधिगम हमेशा किस क्रम का पालन करता है? अधिगम किस क्रम का पालन करता है? अधिगम ऊपर से नीचे की तरफ सीखने का, बिल्कुल पहले ऊपर से नीचे की तरफ सीखने क्रम और नीचे से ऊपर सीखने, दोनों ही क्रम अधिगम होता है। यानी दोनों क्रम का, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी, दोनों क्रम अधिगम में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया एक समान नहीं होती है। अधिगम कुछ समय चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। निम्न से कौन सा कथन असत्य? देखो असत्य पूछ रहा है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये बात सही है कि आदमी कुछ न पूरी जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखता रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया एक समान नहीं होती, ये बात सही है कि अधिगम कभी आदमी कुछ ज़्यादा सीखता कभी कम सीखता, ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम कुछ समय तक, ये कुछ समय तक, अधिगम क्या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये परिभाषा जीन पियाजे ने भी दी थी। तो इसका कथन क्या पूछ रहा है? असत्य। तो असत्य बात ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है कि अधिगम कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल गलत है। 91 शिक्षार्थी की विशेषता, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषता और शिक्षार्थी का जो वर्ग है उनके उससे संबंधित जो प्रश्न है उसमें देखो पहले प्रश्न क्या है? अधेयता का अर्थ क्या है? अधेयता का अर्थ क्या है? अधेयता का अर्थ क्या है? तो अधेयता का अर्थ क्या होता है? अधेयता कहते हैं बच्चे जो छात्र होता है उसे कहता है अधेयता। अधेयता में अध्ययन करने वाला। अधेयता का अर्थ क्या हो गया? अध्ययन करने वाला, ऐसे समझो। अधेयता यानी जो अध्ययन करने वालों से अधेयता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, 92 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि अधेयता में अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। अधिगम करता प्रशिक्षण व निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व के समान कार्य करते हैं। अधिगम का मूल उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने। 3 बातें, इनमें से कौन सी बात सही है? ये पूछ रहा प्रश्न। अधिगम में अधेयता जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी में अधिगम इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं को जागृत करने वाले से बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ये बात तो सही है। अधिगम करता प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्वों को समान का, बिल्कुल सही बात है। अधिगम का मूल उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, ये बात है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो 93 ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधेयता की विशेषता है? अधेयता की कौन सी विशेषता है? अधेयता की कौन सी विशेषता है? प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना में सहायक तत्वों की तरह कार्य करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। विज्ञान प्राप्ति के साथ साथ स्मरण अनुभव को भी संगठित या परिष्कृत करते हैं, ये बात सही है। अधेयता सदैव
अर्थपूर्ण लक्ष्य द्वारा निर्देशित होता है। ये बात सही है, यानी 94 ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों बातें सही है। कितने वर्ष की आयु के बालक किशोर अवस्था की श्रेणी में रखे जाते हैं? किशोर अवस्था और दो श्रेणी, एक किशोर होता है, एक तो व्यस्क अवस्था। तो कितने वर्ष की अवस्था के जो बालक है वो किशोर अवस्था श्रेणी में रखे जाते हैं? 12 से 18 वर्ष की अवस्था के बालक बच्चों को सीधा किशोर कहते हैं, नहीं किशोर अवस्था की श्रेणी कहते हैं। 12 से 18 बाद में व्यस्क आ जाता है। तो 12 से 18 वर्ष की आयु, 95 ऑप्शन नंबर डी सही है। 95 ऑप्शन नंबर डी है, 12 से 18। किशोर अवस्था में अधेयता की किसकी प्रवृत्ति होती है? अधेयता की किसकी प्रवृत्ति? अधेयता, अधेयता मान कहते हैं जो अध्ययन करने वाला जो बच्चा होता है, किशोर अवस्था में जो अध्ययन करने वाले बच्चा है उसकी किसकी प्रवृत्ति होती है? उसके अंदर स्वयं प्रेक्षण की होती है, स्वयं निरीक्षण की होती है, या स्वयं विचार की होती है? तो कौन सी प्रवृत्ति? उसमें स्वयं परीक्षण की भी होती है, वो स्वयं परीक्षण करना भी चाहता है। जो कि 12 से 18 साल बच्चा होता है वो खुद परीक्षण करना चाहता है, ये बात बिल्कुल सही है। स्वयं देखना भी चाहता है और स्वयं विचार करना, इन तीनों इसके अंदर आती है। किशोर व वयस्क अधेयता में किस प्रकार की विशेषता होती है? किशोर व वयस्क, किशोर बच्चे में एक तो किशोर होगा जो 12 से 18, और 18 के बाद में व्यस्क अधेयता में किस प्रकार की विशेषता होती है? शैक्षिक, भावनात्मक, सामाजिक। शैक्षिक, भावनात्मक, सामाजिक, ये तीनों ही उसके अंदर होती है। तीनों विशेष, शैक्षिक भी होती है उसमें, सामाजिक बात, तीनों विशेषता होती है। 97 डी सी है। व्यस्क अधेयता धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि प्रवृत्तियों को किस विशेषता के तहत परखा जाता है? व्यस्क अधेयता, व्यस्क कहते हैं जो 12 से 18 साल पढ़ने वाला बच्चा, उसको धार्मिक, उसकी जो नैतिक, उसकी जो सामाजिक आदि प्रवृत्तियों को किस विशेषता के तहत परखा जाता है? तो उनको संज्ञानात्मक प्रवृत्ति के तहत, संज्ञानात्मक विशेषता के तहत परखा जाता है। व्यस्क अधेयता के संज्ञानात्मकता के तहत परखा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 99 प्रश्न करा कि निम्न में से कौन सी बात असत्य है? असत्य कौन सी बात है? अधेयता में अधिगम की इच्छा व्यक्ति सामाजिक आवश्यकता से जागृत होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अध्ययन करने वाले व्यक्ति के अंदर जो इच्छा है व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है, बिल्कुल अपने समाज की आवश्यकता से, खुद की आवश्यकता उसमें पढ़ने की इच्छा जागृत होती है, बात सही है। अधेयता में शिक्षण से केवल मानसिक विकास होता है, इस बात छोड़ते हैं। अधिगम का मूल उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये बात सही है। अधिगम का मूल व्यवहार में चेंज होता है, अधिगम उद्देश्य चेंज होता है। अधिगम करता प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्वों की तरह कार्य करती है, ये बात सही है। तो अधेयता में शिक्षण केवल गलत आ गया, मानसिक विकास में सहायक होता है, ये बात सही है कि अधेयता से शिक्षण में, यानी जो अधिगम करने वाला जो बच्चा होता है उसे मानसिक विकास होता है, लेकिन उसका केवल नहीं, उसका शारीरिक, मानसिक, भावना सारा विकास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही है। सो ऑप्शन क्या है? निम्न में से कौन सी किशोर अधेयता की विशेषता है? किशोर अधेयता की विशेषता कौन सी है? स्वयं प्रश्न करना बिल्कुल करता है, स्वयं प्रश्न करेगा, निरीक्षण भी करेगा, और तर्क वितर्क करना, उसको बात अपना तर्क भी रखेगा, उसको वितर्क भी करेगा, तर्क वितर्क करने प्रवृत्ति का विकास, सारी बातें होती है। एक से क्या करें, क्योंकि निम्न में से कौन व्यस्क अधेयता की विशेषता से संबंधित है? व्यस्क अधेयता संबंधित कौन सी है? तो व्यस्क संबंधित होगी शैक्षिक, सामाजिक, संज्ञान, तीनों बातें होती है। व्यस्क अधेयता तथा किशोर अधेयता की व्यक्तिगत भिन्नता में निहित होती है। व्यस्क अधेयता और जो किशोर अधेयता की जो व्यक्तिगत भिन्नता में निहित होती है, कार्य में दृढ़ता, क्रमनिष्ठता, कार्य में दृढ़ता और क्रमनिष्ठता दोनों ही निहित होती है। ये वो कार्य में दृढ़ता और क्रमनिष्ठता। 103 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन व्यस्क शिक्षार्थी के संदर्भ में सही नहीं है? 103 क्या कह रहा है? निम्न से कौन सा कथन है जो व्यस्क शिक्षार्थी के संदर्भ में सही नहीं है? कि व्यस्क शिक्षार्थी में मस्तिष्क का विकास पूर्ण होता है, व्यस्क मस्तिष्क का विकास पूर्ण होता है, व्यस्क शिक्षार्थी में भावनात्मक रूप से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, ये बात से। व्यस्क शिक्षार्थी में उत्तरदायित्व भावना के विकास में अभाव पाया जाता है। व्यस्क शिक्षार्थी में सामाजिक परिवेश से समावेशित होने की सक्षम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है और सही है तीनों। निम्न से किस आधार पर शिक्षार्थी का वर्गीकरण किया जाता है? शिक्षार्थी का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो शिक्षार्थी का वर्गीकरण किया जाता है अधिगम प्रारूप के आधार पर और विचारता के आधार पर, दोनों आधार पर। शिक्षार्थी का वर्गीकरण कितने आधार पर किया? शिक्षार्थी का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो शिक्षार्थी का वर्गीकरण किया जाता है 4 आधार पर किया जाता है। शिक्षार्थी को जो बांटे जाते हैं 4 आधार शिक्षार्थी बांटे जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से शिक्षार्थी विद्या ग्रहण करता है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से शिक्षार्थी विद्या ग्रहण, बिल्कुल सही बात है। अधिगम के माध्यम से बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, बात सही। वैचारिकता के आधार पर शिक्षार्थी की मानसिक अवस्था के आधार पर कई श्रेणी बांटा गया है। वैचारिक आधार पर और शिक्षार्थी की मानसिक अवस्था के आधार पर उन्हें कई श्रेणी, विचार के आधार पर और मानसिक अवस्था के आधार पर बच्चों के आधार बांटा गया है। रचनात्मकता के आधार पर विद्यार्थी में 5E के अंतर्गत समाहित करते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल ये बात सही है। श्रवण के आधार पर शिक्षार्थी का वर्गीकरण उनके श्रवण क्षमता के अनुसार किया जाता है, तो यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य, ये 3-4 बातें इसमें सही है। सुमिलित कीजिए। प्रश्न नंबर 107 क्या कह रहा है? सुमिलित कीजिए इनका NAJ, एक्सप्लोर,
एलिब्रेटेड और एवल्यूशन। एवल्यूशन का अर्थ होता है डी का, तो अपन सब पता है कि एवल्यूशन मतलब मूल्यांकन। तो डी में तो 3 देख ले, डी में 3 किस में आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, उत्तर हो जाएगा 2। और एक्सप्लोर, और ये एक्सप्लोर का अर्थ होता है अन्वेषित करना, एक्सप्लोर का अन्वेषित करना। और एंगेज करता था कुछ, आपको एंगेज करते हैं, इनको इक्वल लगा दिया, उनको कहते हैं एंगेज करना, संलग्न करना होता है। और एलब्रोटिक होता था, एलब्रोटिक होता है विस्तार करना, 107 में होता है। इसका तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ तक जानकारी आपको अच्छी लगी 107% तक, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।